चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और हमारी आपकी बातचीत हो रही थी पर्यावरण पर, और यूपी टेट के पर्यावरण के अंतर्गत हम लोगों ने बातचीत शुरू किया हुआ था इसके सामान्य समझ से, और एक एक क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए। इसका मतलब सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर हमने आपसे बातचीत किया कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, और घटक के साथ हम लोगों ने यह बात जाना कि पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध क्या है, और इस संबंधों के आधार पर आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोगों ने यह बात जाना कि पर्यावरण की अवधारणाएं क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक हुए इन क्लास को आपको रटना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि कहानियों के तौर पर एक बार में सब कुछ क्लियर करने के लिए हमने पूरा भरसक प्रयास किया था। आज की क्लास आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि यदि पर्यावरण में प्रश्न आता है, पर्यावरण में प्रश्न अगर पर्यावरण से उठाता है, तो वह एक एरिया जहां से 3-3, 4-4 प्रश्न केवल एक चैप्टर से चले आते हैं। आज हमारी आपकी बातचीत उस महत्वपूर्ण चैप्टर पर होने जा रही है। आप जानते हैं, जिस दिन थोड़ी सी विशेष चीजें होती हैं उस दिन का थोड़ा सा मजा ही अलग होता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो चलिए, हाँ, हम सब तैयार हैं, लेकर के चलते हैं हम आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है क्या दोस्त, याद रखिएगा। आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बातचीत करने जा रहे हैं हम आपसे किसकी? पारिस्थितिकी की बातचीत करने जा रहे हैं, या हमारी आपकी बातचीत होगी दोस्त किस पर? पारिस्थितिकी पर। चलिए, लेकिन हाँ, सभी लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात और है, बीच में थोड़ी सी मेरी अनुपस्थिति थी। जब अनुपस्थिति हो जाती है तो एक बार क्लास का रिदम टूट जाता है। एक बार आप सभी लोग पुनः शेयर कर दीजिए और भी लोग जुड़ जाएं। देखिए, होता क्या है ना, एक टीचर का कहते हैं ना कि जब आप सब कुछ अच्छे ढंग से, अच्छा कपड़ा पहनिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपका चेहरा ही अच्छा न लग रहा हो, तो आपके उस कपड़े, आपके उस श्रृंगार का कोई मतलब नहीं है जो आपने बहुत खर्च किया। एक टीचर का श्रृंगार उसके कक्षा में लाइव होने वाले विद्यार्थी होते हैं। तो दोस्तों, एक बार शेयर कर देंगे, बस इतना सहयोग आपसे अपेक्षित है। और आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को शुभ संध्या, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए दोस्त, स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। चलिए, बिल्कुल, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से आपकी ये शानदार क्लास। देखिए, चलिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं, केवल और केवल क्या, पारिस्थितिकी की बात करते हैं, तो दोस्त पारिस्थितिकी को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? सबसे पहला शब्द आप बताइए, आप पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आपका जवाब होगा कि पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में कहा जाता है इकोलॉजी, ECOLOGY। पारिस्थितिकी को मूल अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? मूल अंग्रेजी में हम दोस्त बोलते हैं इकोलॉजी। सबसे पहली बात मैं आप पर्यावरण में याद रखिएगा कि पर्यावरण के जितने भी फेमस टर्म होते हैं, चाहे हम आपसे बात कर रहे हों परिवार और फैमिली की, चाहे एनवायरमेंट पर्यावरण की, चाहे इकोलॉजी पारिस्थितिकी की, इसका अंग्रेजी वाला शब्द मूल अंग्रेजी का नहीं होता है। यह बात याद रखिएगा, यह बात आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका जो अंग्रेजी वाला शब्द है वह अंग्रेजी से मूल नहीं बना होता है। तुरंत दिमाग में विचार आना चाहिए, या तुरंत आपके दिमाग में यह प्रश्न बनना चाहिए कि अगर यह मूल अंग्रेजी का नहीं है तो इसका मतलब यह किस भाषा से बना है। तो आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि जो पारिस्थितिकी की अंग्रेजी इकोलॉजी होती है, और यह मूल किस भाषा से, तो याद रखिएगा कि यह मूल बना हुआ है किस भाषा से? तो आप बताओगे मेरे दोस्त, यह बना है ग्रीक भाषा से।
किस भाषा से? ग्रीक। और जैसे ही आपने ये बात जाना कि इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से बना है, दिमाग में तुरंत प्रश्न आना चाहिए, वो कौन सा शब्द है? तुरंत। तो आप याद रखिएगा कि वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओएकस और एक शब्द क्या है? लोगस। अब जैसे ही आपको यह पता चला कि ओएकस और लोगस, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ओएकस का अर्थ क्या होता है। तो आप बताओगे कि ओएकस का अर्थ होता है क्या? रहने का स्थान। ओएकस का अर्थ क्या होता है? तो दोस्त आप याद रखिएगा, ओएकस का अर्थ होता है रहने का स्थान, और लोगस का अर्थ क्या होता है? तो आप बताओगे कि क्या? अध्ययन करना। लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। तो अब एक बात याद है या भूल गए आप? पर्यावरण में कोई भी परिभाषा बनानी हो, आप कभी भी मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको पर्यावरण में कोई भी कहीं पर किसी भी तरीके की परिभाषा बनानी हो, आप मनुष्य शब्द का प्रयोग न करके आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो शब्द कौन सा है? जीव। कुछ भी नहीं करना, सबको आपस में मिला दीजिए, परिभाषा बन गई। जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। क्लियर हुआ? पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? ओएकस और लोगस। ओएकस का अर्थ क्या होता है? रहने का स्थान, और लोगस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना। तो इस आधार पर परिभाषा यदि अगर हम बनाएं तो जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। ठीक है, प्रश्न यहां से नहीं आता क्योंकि इतना ये सरल है। इसमें केवल एक जगह है प्रश्न बनेगा, इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? आप बता दोगे ग्रीक भाषा का। एक बड़ा यहां कंफ्यूजन भरा विषय, इसके टेक्निकल टर्म से आता है। टेक्निकल टर्म से थोड़ा सा संख्या 1000 पहुंच जाए तो चीजों को हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म पे हम आगे ले चल रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले देखिए। अब एक बात और, आपको एक बात को लेकर के कंफ्यूजन होता होगा कि कुछ किताबें ये कहती हैं, भाई आप जानते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जब हम शब्द की बात करते हैं तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये नाम तो क्लियर है, नाम तो क्लियर है कि एक महोदय है जिनका नाम क्या है? एक महोदय है जिनका नाम है अर्नस्ट हैकल महोदय। क्या नाम है? अर्नस्ट हैकल महोदय। इन्होंने सबसे पहला मतलब पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन कंफ्यूजन भरा विषय, इसका सन होता है, इसका ईयर होता है। कुछ जगहों पर किताबों में लिखा है कि 1866 और कुछ जगह लिखा हुआ 1869। परिभाषित करना और शब्द का प्रयोग करना अलग अलग था, आप याद रखिएगा। सबसे पहले अर्नस्ट हैकल के द्वारा 1866 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया गया, और यह बात का वर्णन करता है कौन? तो इस बात का वर्णन करती है कौन? एनसीईआरटी। लेकिन परिभाषित तौर पर, व्यवहारिक तौर पर तो 1869 है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है सिर्फ इतना कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो आप बताएंगे 1866। किसके द्वारा किया गया? आप बताओगे अर्नस्ट हैकल महोदय के द्वारा। तो बस ये चीजें आपकी मूल है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे की ओर चलते हैं। चलिए बिल्कुल सीट आज विशेष वागे सर लाइव भी होंगे, अभी थोड़ी देर में वागे सर लाइव होंगे, मे भी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वागे सर लाइव होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं भी देंगे और आपके लिए कुछ विशेष, या हो सकता है अभी बैठे हैं अभी मेरे में ही आ जाएं। उन्होंने ये कहा है संख्या अगर 4000 पहुंच जाएगी तो आप मतलब, अगर ये मेरे प्रतिष्ठा का विषय है, उन्होंने कहा अगर संख्या 4000 पहुंच जाएगी तो कुछ भाई बहनों के लिए विशेष इसी क्लास में कर देंगे, मतलब यहीं पे घोषणाएं करेंगे। तो अब ये देखना है कि आप कितना देर सर का इंतजार करवाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलें। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे की ओर चलें। और दोस्त काफी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे की ओर चलें। ले लिया?
यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब मैंने एक बात आपसे कहा कि प्रश्न यहां से नहीं आते, यहां पे अब ब्लैक बोर्ड में केवल 2 बातें याद रखिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं तब आगे की ओर चल रहा हूं। पारिस्थितिकी किस भाषा का शब्द है, और ये वाला एरिया कि किसने प्रयोग सबसे पहले किया और कब प्रयोग किया। केवल ये 2 एरिया है, ये जो इसकी शाब्दिक अर्थ से जहां से आपसे प्रश्न बन सकता है, बाकी एरिया ये सब चीजें थोड़ी नॉर्मल है, यहां से बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब यहां तक तो ठीक है। अब आगे चलिए, प्रश्न अगर पारिस्थितिकी से पूछता है तो कहां से आता है, वहां चलते हैं आगे। तो देखिए, 2 शब्द, एक शब्द है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या होता है पर्यावास। एक शब्द आपको अच्छे से यह समझना पड़ेगा कि क्या होता है पर्यावास, और एक शब्द अच्छे से समझना पड़ेगा कि किसे कहते हैं निकेत, क्योंकि दोनों से प्रश्न लगभग बार आए हुए हैं, और यही वो मतलब पारिस्थितिकी की मूल परिभाषाओं का यही वो शब्द है जो वर्तमान समय में अपने अंदर नंबर को समेटे हुए। बात को गंभीरता को समझिए, पर्यावरण नहीं पूछ रहा, नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पर्यावरण छेड़ता है, पारिस्थितिकी उसका हृदय होता है, पर्यावरण का हृदय पारिस्थितिकी है, यह बात याद रखिएगा। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर उठाया जाएगा, या यहां से प्रश्न आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चला जाए। सीटैट के भाई बहनों के लिए आज विशेष घोषणा है। भाई देखिए, सर का जो कहना था वो मैं आपके बीच रख दिया, बाकी आपको जो चीजें हैं करिए, बस पढ़िए। यहां पे देखिए, पर्यावास, देखिए एकदम बिल्कुल हंसते हंसते, नहीं रटना है, केवल समझना है, नहीं रटना है। देखो क्या कह रहा है, आगे से देखिए पर्यावरण, आगे से 2 शब्द देखिए, पर्यावरण की का आपके अंदर बोध हो रहा है, पर्यावरण, और पीछे से देखिए 2 शब्द, तो क्या वास शब्द घोषित हो रहा है, तो मतलब आगे से पर्यावरण और पीछे से वास, तो क्या हम इसको पर्यावरण में जीव का आवास कह सकते हैं? बिल्कुल यही बात है। क्या कि पर्यावरण में जीव का आवास, पर्यावरण में जीव का आवास ही उसका क्या कहलाता है? तो आप बताओगे कि पर्यावरण में जीव का आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। बोलो मेरे साथ, पर्यावास किसे कहते हैं? पर्यावरण में जीव का आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। एक बात पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, 2 शब्द है, एक शब्द है पर्यावास और एक शब्द है आवास। बताओ दोनों, चलिए हम लोग जुड़ चुके हैं, वापस जुड़ चुके हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वापस जुड़ चुके हैं, चलिए बिल्कुल बिल्कुल वापस जुड़ चुके हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा कि एक शब्द है पर्यावास और एक शब्द है आवास। क्या पर्यावास और आवास एक ही शब्द का संबोधन है या ये दोनों शब्द अलग अलग हैं? तो आपको ये बात याद रखना है कि ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, या ये जो दोनों शब्द हैं ये मतलब पर्यावास एक व्यापक शब्द है और आवास एक कैसा शब्द है? आवास एक संकुचित शब्द है। समझ रहे बात को? पर्यावास एक व्यापक शब्द है, आवास एक संकुचित शब्द है। जैसे मैंने आपको ये बता रहा हूं कि पर्यावास का एक उदाहरण है क्या? पर्यावास का एक उदाहरण है जंगल। पर्यावास का एक उदाहरण है क्या? पर्यावास का एक उदाहरण है जंगल। अब देखिए, जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं, जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं। जैसे कुछ जीव जंतु, कुछ जानवर पेड़ पौधों के नीचे रहते हैं, कुछ गुफाओं में रहते हैं। कुछ जीव जंतु
पेड़ पौधों के नीचे रहते हैं, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं, कुछ झाड़ियों में रहते हैं, कुछ उसकी शाखाओं पे रहते हैं, कुछ जीव जंतु जानवर गुफाओं में रहते हैं। ये उनके विविध प्रकार के स्थान है, या ये उनके भिन्न भिन्न प्रकार के स्थान है जहां पर वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इसका मतलब पर्यावास एक व्यापक शब्द है और आवास एक संकुचित शब्द है, और एक पर्यावास में भिन्न भिन्न आवास पाए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न आवासों का समूह जो किसी स्थान विशेष पर पाया जाता है, समझिए बात को, भिन्न भिन्न आवासों का समूह जो किसी स्थान विशेष पर पाया जाता है, जो किसी एक निश्चित दायरे में पाया जाता है, वही क्या कहलाता है? तो आप बताओगे वही कहलाता है पर्यावास। मतलब पर्यावास एक व्यापक शब्द है और आवास एक संकुचित शब्द है। भिन्न भिन्न आवासों का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? वही आपका पर्यावास कहलाता है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? चलिए, थोड़ी सी बफरिंग हुई थी, थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी बफरिंग हुई थी, अब चीजें सब सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो पर्यावास और आवास जो यहां पे दो शब्द आया था, मैं उम्मीद करता हूं एक बार सारे लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि ये चीज एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, तब आगे की ओर लेकर के चलेंगे। चलिए, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है कि यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अब आगे की ओर देखिए, ठीक है। पर्यावास और आवास में आप अंतर जो है ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे की ओर, पहले समझ लीजिए तो हम आगे चलते हैं। और देखिए, जो चीजें केवल लाइव जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी प्राइवेसी लाइव होती है, आप ये बात याद रखिए, ठीक है। अब एक कंडीशन पर और ध्यान दीजिएगा कि भिन्न भिन्न जीवों का जो पर्यावास है वह एक भी हो सकता है, और भिन्न भिन्न जीवों का जो पर्यावास है वह कैसा हो सकता है? तो आप बताओगे कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक भी हो सकता है, और भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास कैसा हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। मतलब देखो कंडीशन, इससे प्रश्न आते हैं, आप गंभीरता समझिए। भिन्न भिन्न जीवों का जो पर्यावास है या वह एक भी हो सकता है, और भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग भी हो सकता है। एक कैसे होगा? जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि शेर का पर्यावास क्या है, तो आप बताएंगे कि शेर कहां रहता है? जंगल में रहता है। हमने कहा ठीक है। अब आप हमको ये बताओ कि हाथी कहां रहती है, तो आपने बताया कि हाथी भी कहां रहती है? जंगल। तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है कि नहीं? तो आप बताओगे कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास क्या हो सकता है? एक। क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है आपको पूरा अच्छे से? आपका जवाब होगा हां, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। अब यहां पे लिखा है क्या भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग भी हो सकता है क्या? तो याद रखिएगा हां। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं व्हेल मछली की, अगर मैं आपसे बात करूं व्हेल मछली की, तो व्हेल मछली का पर्यावास क्या है? व्हेल मछली का पर्यावास है क्या? समुद्र। अगर इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं दोस्त किसका? मनुष्य का, तो मनुष्य का पर्यावास क्या होगा? मनुष्य का पर्यावास होगा स्थल। तो क्या भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता है क्या? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या कर रहा है? देखिए क्या कहेगा, पर्यावास के संदर्भ में प्रश्न कैसे बनेंगे? पर्यावास के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। ऑप्शन नंबर ए, मतलब भिन्न पर्यावरण में जीव का आवास पर्यावास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। और ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास
अलग अलग हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी का प्रयुक्त सभी। अब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहां पर आपको यह बात याद रखना पड़ेगा, ये विपरीत स्टेटमेंट भी एक दूसरे के लिए क्या है, सहायक है, सकारात्मक है। इसलिए याद रखिएगा कि पर्यावास भिन्न भिन्न जीवों का एक भी हो सकता है और पर्यावास भिन्न भिन्न जीवों का अलग भी हो सकता है। यहां तक तो अब डाउट नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब देखिए, तो अब यहां से ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। एक बात आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा, ये है आपका पर्यावास का घटक। आपसे घटक पूछता है कि पर्यावास के घटक क्या है, तो देखिए एक बात और ध्यान से सुनिए। घटक का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट्स या तत्व। तो जब अगर हम बात करते हैं घटक की, तो वो कौन से तीन, भाई मैंने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो वो तीन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से कोई जीव पर्यावास में निवास कर सकता है। और अगर वो तीन तत्वों में से कोई एक हटा दिया जाए तो जीव का विनाश होने लगेगा और वह पर्यावास से पूरा क्या हो जाएगा, मतलब वह पूरी तरीके से विखंडित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर्यावास का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो तीन कौन से तत्व होंगे, तो याद रखिएगा, किसी भी जीव को या किसी भी स्थान विशेष पर अगर नहीं पाया जाए क्या, जल, किसी भी स्थान विशेष पर ना मिले दोस्त क्या, जल, किसी भी स्थान विशेष पर अगर ना मिले क्या, भोजन, और किसी भी स्थान विशेष पर रहने के लिए सुरक्षित उनको ना मौजूद हो क्या, आवास। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि वो तीन तत्व जिसकी वजह से पर्यावास का अस्तित्व है, और वो तीन तत्व हट जाए, वो तीन तत्व बाहर निकल जाए, पर्यावास का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पर्यावास का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो तीन तत्व हैं जल, भोजन और आवास। पर्यावास में इतना ही जानना है आपको। फिर से रिव्यू ले लीजिए और तब तक एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर पर्यावास से बनने वाला प्रश्न जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इससे मतलब आप हर हाल में समझ गए, आप कर लेंगे। बस इतना लिखिए कि पर्यावास से बनने वाला प्रश्न सर अब गलत नहीं होगा, बाकी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अगर पर्यावास पूछा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमेंट करिएगा, फिर से रिव्यू देता हूं। पर्यावास, आगे देखिए दो शब्द दिखाई दे रहा, पर्या शब्द, पर्या शब्द बोध कराता है पर्यावरण को। पीछे का दो शब्द देखिए, वास शब्द है, आवास। तो पर्यावरण में जीव का आवास क्या कहलाएगा, पर्यावरण में जीव का आवास पर्यावास कहलाएगा। पर्यावास भिन्न भिन्न जीवों का एक भी हो सकता है और भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास कैसा हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। फिर हमने आपको बताया पर्यावास के घटक, तो पर्यावास के घटक जल होते हैं, भोजन होता है और जीव के रहने वाला क्या होता है, आवास। क्लियर हुआ। अच्छा, पर्यावास को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, हैबिटेट कहते हैं। पर्यावास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्त, पर्यावास को अंग्रेजी में हैबिटेट बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब चलिए मैक्सिमम के हम देख सकते हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। एक तो 1600 से ज्यादा लोग लाइव हैं और अभी तक इतने ने लाइक भी नहीं किया, और दूसरी बात, ठीक है लाइक मत करिए, सभी लोग कमेंट तो कर सकते हो ना, हाँ या ना में, ठीक है सभी लोग कमेंट लिखेगा, धड़ल्ले से कमेंट लिखिए। दूसरा निकेत बता रहा, फिर कनेक्ट करते हैं चीजें, आप कभी भूलोगे ही नहीं। इतना बेसिक और व्यवहारिक और इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर चले हैं कि चीजें आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ये लाइव का मामला है, मतलब लाइव केवल प्राइवेसी आप जानते हैं, चीजें होती हैं, तो आप समझिए। अब क्या कह रहा है निकेत, आप में से मैक्सिमम के जवाब, निकेत क्या होता है। अभी एक बात आपने ये बात जाना
कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास क्या हो सकता है, एक हो सकता है। मैं यही स्टेटमेंट यहां पे नोट डाउन करता हूं और देखिए एक शब्द में आप समझ जाओगे। कह रहा कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। ये बात ठीक है, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। लेकिन जरा हमको यह बताइए आप कि एक ही पर्यावास में जो भिन्न भिन्न जीव हैं, एक ही पर्यावास में, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने अभी ये बात जाना था कि जंगल में कौन है, शेर है। जंगल में कौन है, हाथी है। जंगल में कौन है, भालू है। जंगल में ही कौन है, लोमड़ी है। और इन सब का पर्यावास एक ही है। तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, यह बात यहां पर मैं लिखा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि एक ही पर्यावास में भिन्न भिन्न जीवों के कार्य करने की क्षमता एक ही होगी या वो अलग होगी। एक ही पर्यावास में भिन्न भिन्न जीवों के कार्य करने की जो क्षमता होगी वो एक ही होगी कि अलग अलग होगी। तो आपका जवाब यही होगा कि भाई शेर की क्षमता अलग है, हाथी के कार्य करने की क्षमता अलग है, भालू के कार्य करने की क्षमता अलग है और लोमड़ी के कार्य करने की क्षमता अलग है। तो समझिए बात को, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की, मतलब कार्य करने की क्षमता सदैव क्या होगी, सदैव अलग अलग होती है। सदैव अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, लेकिन उनके कार्य करने की क्षमता सदैव कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो किसी भी जीव की जो कार्यात्मक क्षमता है, किसी भी जीव की कार्यात्मक क्षमता जो है, यह कार्यात्मक क्षमता ही उसका जानी जाती है, किसके नाम से ही। आप बताओगे कि किसी भी जीव की जो कार्यात्मक क्षमता है, उसके जो कार्य करने की क्षमता है, वही जानी जाती है दोस्त, किसके नाम से, निकेत के नाम से जानी जाती है। क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ। कमेंट करिए तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े और कुछ चीजें जो और हैं इसे हम कोरिलेट करते हैं। चलिए बिल्कुल कमेंट करिए, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी जीव, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता सदैव कैसी होगी, तो उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होगी। तो किसी भी जीव की जो कार्य करने की क्षमता होगी वही क्या कहलाएगी, निकेत। तो देखिए एक शब्द ध्यान दीजिए, पर्यावास और निकेत दोनों आपस में मिल करके करते हैं क्या, दोनों आपस में मिल करके करते हैं अंतःक्रिया, और इसी अंतःक्रिया से निर्माण होता है, या इन्हीं की अंतःक्रिया से मिल करके उसमें जीव क्या करता है, अपनी जो भी क्षमता होती है उसका प्रदर्शन करता है। और यही मूल रूप से एक टेक्निकल या व्यवस्थित भाषा में कही जाती है या जानी जाती है, किसके नाम से, तो आप बताओगे दोस्त, यही जानी जाती है पारिस्थितिकी के नाम से। क्लियर हुआ, एक बार क्लियर हुआ, कमेंट करिए। तो एक प्रश्न दें हम आपको, बिल्कुल भाई, अपना कार्यात्मक क्षमता वहीं पर दिखाई जाती है जहां जीव के रहने का स्थान होता है। ठीक है, कमेंट करिए, यहां तक क्लियर है। तो मैं एक प्रश्न आपको दूं और मैं ये देखूं कि आप बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर समझ गए हैं कि नहीं। कमेंट करिए यहां तक।
यहां पे ये कमेंट कर दीजिए कि ये चीजें एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई हैं, तो हम एक प्रश्न आपको दें और वो उस प्रश्न से मैं ये चेक कर लूं कि आप पर्यावास और निकेत दोनों में एक अच्छी समझ बना ले। कमेंट करिए, तब से एक बार मैं पूरे का रिव्यू दे देता हूं। पर्यावास और निकेत की जो आपसी अंतःक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। पर्यावास का सीधा सा मतलब है जीव का आवास, और ये जो पर्यावास है वो एक व्यापक शब्द है। भिन्न भिन्न आवास के समूह को हम पर्यावास कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र में कुछ नीचे की ओर, कुछ ऊपर की ओर, कुछ उसमें पाए जाने वाले जो विविध प्रकार के उत्पाद होते हैं उसमें छिपे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये सभी मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? पर्यावास का। पर्यावास के लिए 3 चीजें सबसे आवश्यक हैं, जल, भोजन और आवास। आगे क्या करा? निकेत। तो याद रखिएगा कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, जो बातें यहां पर आपने जाना, लेकिन उनके कार्य करने की क्षमता सदैव क्या होगी? अलग अलग होगी। अतः किसी जीव की कार्यात्मक क्षमता, उसकी कार्यात्मक क्षमता की जगह इकाई शब्द भी लिखा हो सकता है कि कार्यात्मक क्षमता या इकाई सदैव कैसी होगी? तो आप बताओगे कि वह सदैव अलग अलग होगी। अतः किसी जीव की कार्यात्मक क्षमता क्या कहलाएगी? निकेत कहलाएगी। और निकेत और पर्यावास में जहां जीव अंतःक्रिया करता है वही निर्माण हो जाता है किसका? पारिस्थितिकी का। क्लियर हुआ? चलिए, बिल्कुल। चलिए, मैक्सिमम लिख रहे हैं, क्लियर हो गया। देखिए, अगर क्लियर हो गया तो एक प्रश्न का केवल जवाब मुझे चाहिए। आप एक प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, आपको एक बात समझ में आएगा कि आयोग कैसे चकमा देता है और आयोग कैसे आपको फंसा देता है। किसी भी जीव की किसी भी जीव की व्यापारिक इकाई, किसी भी जीव की व्यापारिक इकाई जानी जाती है, या व्यापारिक इकाई, किसी भी जीव की व्यापारिक इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी, सी, डी। ए, किसी भी जीव के पर्यावास को, किसी भी जीव के पर्यावास को। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किसी भी जीव के निकेत को। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए व बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए, बताइए। ये प्रश्न का जवाब आपको देना है कि किसी भी जीव की जो मूल रूप से व्यापारिक इकाई है। हम आपके कमेंट्स देगा, और सभी लोग 2000 से ज्यादा लोग लाइव हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, इतना बेहतर परफॉर्मेंस है, मतलब ये आपके जवाब देख करके मुझे खुशी मिली, आपके जवाब मुझे खुशी मिली। मतलब आप अच्छे समझ गए, और जब अगर आप अच्छे से समझ गए तो एक लाइक करने में आपको क्या शर्म आ रही है क्या? मतलब भीग गया पसीने में, ठंडी में मैं पसीने से भीग गया चिल्ला करके, एक लाइक करने में आपको ये बताओ, ये क्या नाइंसाफी है? 2200 के आसपास आप पहुंच गए हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए बात को, ठीक है? आप इस बात को समझिए। देखिए, पर्यावास को वो चाहे तो आवास शब्द के आधार पर संबोधित कर सकता है, निकेत को वो चाहे तो कार्यात्मक शब्द के आधार पर
कार्यात्मक शब्द के आधार पर संबोधित कर सकता है, या वो संबोधित कर सकता है किसके आधार पर? व्यापारिक क्षमता के आधार पर। तो देखिए कैसे भाई, आप ये समझो कि मेरे अंदर जो मेरे कार्य करने की क्षमता है वो मेरा है शिक्षण। मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, तो मेरा व्यापार क्या है? मैं हमेशा, भाई आप मेरा समझो कि मेरी कार्यात्मक क्षमता क्या है? एक अच्छा शिक्षण का कार्य करना। इसका मतलब मैं एक क्या हूं? मैं एक प्रकार का शिक्षक हूं। तो जब भी मेरा व्यापार मैं अपनाऊंगा, अपने स्किल्स के अनुसार अपनाऊंगा शिक्षण। प्रश्न कितना भी कंफ्यूज करे, कितना भी घुमाए, कितना भी आपको इधर उधर लेकर के जाने का प्रयास करे, आप ये बात याद रखोगे कि किसी भी जीव की जो व्यापारिक इकाई होती है, यह व्यापारिक इकाई, किसी भी जीव की जो व्यापारिक इकाई होती है, यह व्यापारिक इकाई मूल रूप से उसका निकेत कहलाती है। निकेत को ही कार्यात्मक क्षमता बोलते हैं, और इसी की पर्यायवाची शब्द होता है क्या? व्यापारिक शब्द। जैसे क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? तो चलिए अब देखिए आगे आपको क्या अध्ययन करना है। देखिए पारिस्थितिकी में जो मूल जहां से प्रश्न आते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र पर हमारी आपकी आगे बातचीत होगी। पारिस्थितिक तंत्र के बाद पारिस्थितिक तंत्र के घटक पर बातचीत करेंगे, और घटक के बाद हम बातचीत करेंगे आपसे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार से। फिर हम पिरामिड की बात करेंगे, मतलब ऊर्जा की बात करेंगे आपसे, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। फिर हम आपसे बात करेंगे संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं जो किताब से आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पर कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप अगर एक बार अच्छे से देखिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ ना, ये ऐसे संख्या का पिरामिड। फिर आपका किसका? जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। और फिर इसके बाद हम लोगों को अध्ययन करना है किस पर? खाद्य श्रृंखला पर। फिर हम लोगों को बातचीत करना है किस पर? खाद्य जाल पर, खाद्य जाल पर, खाद्य जाल पर। फिर इसके बाद इसके अंतर्गत जो विविध आता है, मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये सारी। तो एक बार मैं ये चाहूंगा कि अब हेडिंग बनाइए पारिस्थितिक तंत्र, और हेडिंग बनाएंगे पारिस्थितिक तंत्र। अब देखिए ये जो पारिस्थितिक तंत्र हेडिंग डाले हैं, ये अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? अंग्रेजी में आप जानोगे इकोसिस्टम। अंग्रेजी में हम लोग पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम चूंकि घड़ी 5-7 मिनट आपकी बची ही है, मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। बस एक विशेष आग्रह है, क्लास कंटिन्यू रहेगी, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिलेंगी। और हाँ, जो 5 तारीख की जो बैच है, वो बैच अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई है। आपको नए मतलब यूपी टेट का जो न्यू बैच, ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट का जो हमारा न्यू बैच है, यूपी टेट का न्यू बैच, यह 5 दिसंबर 2020 आपको ऐप पर मिलेगा। किसके नाम से? फुल कोर्स यूपी टेट न्यू बैच 5 दिसंबर 2020, ये फुल कोर्स 5 दिसंबर 2020 फुल कोर्स के नाम। अब देखिए एडमिशन कैसे लेना है। अपने मोबाइल के आप कहाँ जाएं? गूगल प्ले स्टोर, और गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च बॉक्स पर क्या लिखेंगे? आप सर्च बॉक्स पर लिखेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, चंद्रा इंस्टीट्यूट
इलाहाबाद। और जैसे ही आप सर्च करेंगे, माननीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा और आगे जाएंगे क्रिएट अकाउंट में। क्रिएट अकाउंट में आपको नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपने से आप कोई भी आईडी बना लीजिए और आप अपने से कोई भी पासवर्ड बना लीजिए। और आईडी पासवर्ड बना करके आप परचेज कोर्स में जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही आपसे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन कोड, और जैसे ही इसमें डालते हैं C2020 वैसे ही डाल करके जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये 50% आपका ऑफ हो जाएगा और आप आसानी से एक व्यवस्थित क्लास में आप अंदर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कुछ मोबाइल्स नंबर हैं जैसे 8299310097, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। 9936444560 आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। हाँ, बहरहाल ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ देखिए व्यवस्थित क्लास में आगे की ओर बढ़िएगा। आज इस क्लास में यहीं पे क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।